इमेजिन तुम एक मूवी देखने के लिए VHS टेप रेंट करते हो एंड तुम्हें 3000 का फाइन पे करना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ लेट रिटर्निंग ऑफ द VHS टेप। सुनने में अजीब लग रहा है ना? कुछ ऐसा ही होता है नेटफ्लिक्स के फाउंडर के साथ जब वो ईयर 1990 में एक मूवी रेंटल स्टोर से VHS टेप रेंट करते हैं अपोलो 13 मूवी देखने के लिए एंड वो उस VHS टेप को रिटर्न करने में थोड़ा डिले कर देते हैं जिससे उन्हें $40 का फाइन भरना पड़ जाता है। और तब उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर कुछ होना चाहिए। उन्होंने देखा कि उनकी तरह कई और लोग भी लेट रिटर्न फी से परेशान हैं। रीड हेस्टिंग्स लगातार सोचते रहे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है एंड इसे कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। फाइनली ईयर 1997 में रीड हेस्टिंग्स एक आइडिया के साथ अपने दोस्त मार्क रैंडोल्फ से मिलने जाते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट बनाने का सोचा जहां पर लोग DVDs को घर बैठे रेंट कर सकते थे एंड वो DVDs पोस्ट के थ्रू उनके घर तक पहुंच जाती थी। उनके दोस्त को ये आइडिया काफी सही लगा एंड 29 अगस्त 1997 को दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा नेटफ्लिक्स। उस वक्त DVD VHS टेप का एक नया फॉर्मेट था, लाइट वेट और आसानी से भेजा जा सकता था। लेकिन नेटफ्लिक्स की शुरुआत आसान बिल्कुल भी नहीं थी। शुरुआती दिनों में कंपनी को लोगों को ये समझाना पड़ा कि DVD क्या है और कैसे ये VHS टेप से बेहतर है। अगर आप 90s के समय से हो तो आपको पता ही होगा VHS टेप उस वक्त स्टैंडर्ड थी और लोगों को DVDs की तरफ शिफ्ट करना अपने आप में एक चैलेंज था। ऑफिशियली नेटफ्लिक्स की वेबसाइट का लॉन्च 1998 में हुआ, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने सिर्फ 30 ऑर्डर्स लिए। यह नया कॉन्सेप्ट लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल था और काफ़ी टाइम तक उन्हें एक स्ट्रगल फेस करना पड़ा। लोगों को ऑनलाइन DVD रेंटल का आइडिया पसंद तो आ रहा था, लेकिन अडॉप्शन धीरे धीरे हो रहा था। यह 1999 में नेटफ्लिक्स ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके जर्नी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। 1999 में नेटफ्लिक्स अपना बिजनेस मॉडल बदलता है और मंथली सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट लेके आता है। पहले लोग एक DVD रेंट करते थे, वहीं अब वो एक सब्सक्रिप्शन फी पे करके जितनी चाहे उतनी DVDs रेंट कर सकते थे। ये मॉडल लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था क्योंकि इसमें कन्वीनियंस और फ्रीडम था। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल नेटफ्लिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, लेकिन ये नेटफ्लिक्स के जर्नी की बस शुरुआत ही थी। आगे चल के नेटफ्लिक्स के सामने एक ऐसा पहाड़ खड़ा होने वाला था जिसे उस वक्त अपनी जगह से हिलाना नामुमकिन था। जहां नेटफ्लिक्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ 1980 के दौर में ब्लॉकबस्टर एक बड़ा नाम था वीडियो रेंटल इंडस्ट्री में। उनके पास 9000 से ज्यादा स्टोर्स थे पूरी दुनिया में और हर स्टोर में हर जनरे की मूवीज अवेलेबल होती थी। ब्लॉकबस्टर का मॉडल सिंपल था, लोग स्टोर्स में आते, अपनी पसंद की VHS टेप या बाद में DVD लेते और एक स्पेसिफिक टाइम में उसे वापस करते। अगर कोई टाइम पर नहीं लौटा पाता तो उसे एक हेवी लेट फीस पे करना पड़ता। इसी लेट फीस से ब्लॉकबस्टर को मेजर रेवेन्यू मिलता था। ईयर 2000 में जब नेटफ्लिक्स अपने शुरुआती दिनों में था और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था एंड इसमें नेटफ्लिक्स अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। नेटफ्लिक्स के फाउंडर हेस्टिंग्स ने ब्लॉकबस्टर के CEO जॉन एंटियोको के पास नेटफ्लिक्स को $50 मिलियन में बेचने का ऑफर रखा एंड ब्लॉकबस्टर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका ट्रेडिशनल स्टोर मॉडल इतना मजबूत है कि उन्हें ऑनलाइन रेंटल या स्ट्रीमिंग के आइडियाज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस एक डिसीजन ने ब्लॉकबस्टर के फ्यूचर को बिल्कुल अलग रास्ते पर डाल दिया। ब्लॉकबस्टर ने अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं बदली और जब तक उन्हें ये स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन कन्वीनियंस के बेनिफिट्स समझ में आए तब तक नेटफ्लिक्स काफी आगे बढ़ चुका था। ब्लॉकबस्टर को अपनी लेट फीस और स्टोर बेस्ड मॉडल से इतना प्रॉफिट हो रहा था कि उन्हें टाइम के साथ इवॉल्व करना जरूरी ही नहीं समझा। ब्लॉकबस्टर ने लेट फीस को अपने बिजनेस मॉडल का कोर बनाया था, जबकि नेटफ्लिक्स ने कन्वीनियंस को अपना मेन USP बनाया था। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन सर्विस ने लोगों को वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जो ब्लॉकबस्टर के पास नहीं थी। कस्टमर्स को घर बैठे मूवीज मिल रही थी और किसी भी ड्यू डेट की चिंता ही नहीं थी। 2004 तक नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस 4 मिलियन से ज्यादा हो चुके थे और ब्लॉकबस्टर धीरे धीरे मार्केट लूज कर रहा था। ब्लॉकबस्टर ने खुद की ऑनलाइन सर्विस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नेटफ्लिक्स ने अपने बिजनेस को काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया। इसी स्टेप ने नेटफ्लिक्स की किस्मत चमका दी। 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की। ये एक ऐसा कदम था जिससे पूरी इंडस्ट्री हिल गई। जहां ब्लॉकबस्टर अब तक फिजिकल स्टोर्स पर डिपेंड था, वहीं नेटफ्लिक्स ने अपने यूजर को ऑनलाइन मूवीज और शोज देखने का ऑप्शन दे दिया। ये कस्टमर्स के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन था। अब कस्टमर्स को DVDs रेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो बस सब्सक्रिप्शन फी पे करके ऑनलाइन से ही मूवीज देख सकते थे। नेटफ्लिक्स ने इसको अग्रेसिव मार्केटिंग के साथ पुश किया। ब्लॉकबस्टर के पास अब समय कम था,
उन्होंने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की, लेकिन नेटफ्लिक्स के फर्स्ट मूवर एडवांटेज को बीट करना मुश्किल था। 2010 तक ब्लॉकबस्टर ने अपने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया एंड एक समय की महान कंपनी का अपनी नेग्लिजेंस की वजह से दिवाला उठ गया। अब नेटफ्लिक्स के लिए कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था, वो आसानी से मार्केट कैप्चर कर रहा था। नेटफ्लिक्स अब तक दूसरों के मूवीज अपने कस्टमर्स को दिखाता आ रहा था, लेकिन 2013 में नेटफ्लिक्स ने हाउस ऑफ कार्ड्स के रिलीज के साथ अपना पहला कदम ओरिजिनल प्रोग्रामिंग की तरफ उठाया। ये शो नेटफ्लिक्स के लिए लकी साबित हुआ। हाउस ऑफ कार्ड का प्लॉट जो अमेरिकन पॉलिटिक्स के डार्क और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को दिखाता है, ये नेटफ्लिक्स का पहला फुल लेंथ शो था एंड इससे नेटफ्लिक्स ने ट्रेडिशनल टीवी नेटवर्क्स को चैलेंज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि नेटफ्लिक्स ने अपने यूजर्स को एक पूरी सीरीज के साथ रिलीज करके बिंगे वॉचिंग का कल्चर इंट्रोड्यूस किया। पहली बार लोग अपने फेवरेट शोज के एपिसोड्स का इंतजार करने के बजाय एक ही दिन पूरा सीजन देख सकते थे। नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रेटजी इनका मास्टर स्ट्रोक था। ये डिसीजन उन्होंने इस वजह से लिया क्योंकि उनको ये समझ आ रहा था कि लाइसेंस कंटेंट जो वो टीवी नेटवर्क्स और मूवी स्टूडियोज से लेते थे वो हमेशा के लिए उनका नहीं होगा। जब इन शोज के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते तो स्टूडियोज उन्हें अपनी खुद की स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए वापस ले सकते थे। इसीलिए नेटफ्लिक्स ने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव कंटेंट लाइब्रेरी बनाने का फैसला करा, जिससे वो फ्यूचर में किसी और कंपनी पर डिपेंडेंट ना रहे। नेटफ्लिक्स अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहना चाहता था, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में अग्रेसिव एक्सपैंड करना शुरू किया। 2016 तक नेटफ्लिक्स 130 नए देशों में लॉन्च हो चुका था, जिसमें इंडिया, जापान और ब्राजील जैसे बड़े मार्केट शामिल थे। लेकिन नेटफ्लिक्स ने सिर्फ अपने ही शोज को डब या सबटाइटल करके एक्सपेंशन नहीं किया, उन्होंने हर देश के लोकल टेस्ट और कल्चर को समझते हुए वहाँ के ऑडियंस के लिए ओरिजिनल कंटेंट बनाया। नेटफ्लिक्स को पता था हर रीजन की अपनी अलग कहानी होती है, अगर वो ग्लोबली सक्सेस होना चाहते हैं तो उन्हें लोकल कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। स्पेनिश लैंग्वेज सीरीज मनी हेस्ट जो शुरू में एक लोकल स्पेनिश टीवी शो था, नेटफ्लिक्स ने उसे एक्वायर करके दुनिया भर में एक सेंसेशन बना दिया। आज ये शो नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच नॉन इंग्लिश शोज में से एक है। नेटफ्लिक्स की सफलता का सबसे बड़ा राज उसका डेटा ड्राइवन अप्रोच है। हर बार जब आप कोई नेटफ्लिक्स पर शो देखते हो, पॉज करते हो या स्किप करते हो, नेटफ्लिक्स इस सब डेटा को रिकॉर्ड करता है। उनका एडवांस रिकमेंडेशन एल्गोरिथम आपकी व्यूइंग हैबिट्स को एनालाइज करता है एंड फिर आपको वही कंटेंट रिकमेंड करता है जो आपके इंटरेस्ट के करीब हो, जिससे लोग नेटफ्लिक्स पर ज्यादा टाइम बिताने लगे। जैसे जैसे नेटफ्लिक्स का सफर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता गया। 2019 के आसपास स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बीच एक नया दौर शुरू हुआ। डिज्नी प्लस, एप्पल टीवी प्लस और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे बड़े ब्रांड्स ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए एंड उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट किया। इन कंपनीज के पास काफी बड़ा कंटेंट लाइब्रेरी था जो उन्हें एक नेचुरल एडवांटेज दे रहा था। नेटफ्लिक्स के लिए एक और बड़ा चैलेंज ये था कि उनका लाइसेंस कंटेंट खोना। जैसे जैसे स्टूडियोज अपने खुद के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बनाने लगे, उन्होंने नेटफ्लिक्स से अपने हिट शोज वापस लेना शुरू किया। यह नेटफ्लिक्स के लिए एक टफ फेस था क्योंकि उनका ऑडियंस बेस इन शोज पर ही डिपेंड था। डिज्नी प्लस का लॉन्च एक और बड़ा सेटबैक था क्योंकि उनके पास स्टार वार्स, मार्वल्स और पिक्सर जैसे फ्रेंचाइजीज की पूरी लाइब्रेरी थी। पर फिर भी नेटफ्लिक्स ने अपने ओरिजिनल कंटेंट पर फोकस करा और वो ये समझ गया कि लाइसेंस कंटेंट के बजाय अपने ओरिजिनल शोज और मूवीज से वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर सकता है। आज नेटफ्लिक्स के पास 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। उन्होंने न सिर्फ स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को लीड किया, बल्कि अपने ओरिजिनल कंटेंट के थ्रू कंटेंट क्रिएशन का पूरा मॉडल बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और कंटेंट क्रिएशन के कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए अगला दौर चैलेंजिंग हो सकता है। आज नेटफ्लिक्स हर महीना $900 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू करता है। एक छोटी सी डीवीडी रेंटल कंपनी से लेकर एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट तक, नेटफ्लिक्स का सफर सपनों, हिम्मत और इनोवेशंस की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट आप मेरी ये वीडियो देखें।